वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हम लोग रिलेट करते हैं, है ना। एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ओवरऑल क्या होता है, H प्लस एंड OH माइनस आपस में कंबाइन करके, है ना, H2O फॉर्म करते हैं, है ना। और ये एक्चुअली ऐसा इक्विलिब्रियम वाला पार्ट रहता है, ठीक है ना। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो काउंटर पार्ट था वो आपस में कैंसिल आउट हो जा रहे थे, है ना, वो तो घुल मिल के ही रह रहे थे। इट वॉज लाइक दैट, राइट। ओवरऑल एक्चुअली हमें न्यूट्रलाइजेशन में क्या पता करना होता है, अमाउंट ऑफ H प्लस एंड अमाउंट ऑफ OH माइनस। ये दोनों अगर बराबर है तो बिल्कुल ही कंप्लीटली, इनफैक्ट यहाँ पे ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये इसी डायरेक्शन में जाता है, राइट है कि नहीं, ठीक है। तो ये कंप्लीटली आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। अगर H प्लस ज़्यादा हो गया, H प्लस का अमाउंट, तो एसिडिक हो जाएगा। अगर OH माइनस एक्स्ट्रा रह गया तो बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा ये ध्यान रखना होगा कि एक्स्ट्रा में कौन है H प्लस एंड OH माइनस, राइट, ठीक है। ऑल राइट, ओके। एक बार मैं ये देख लेती हूँ ना, आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का कौन सा क्वेश्चन आप बता रहे थे? 18 और 19। क्वेश्चन 18 एंड 19, एक सेकेंड ना। क्वेश्चन नंबर 18, यही तो है, 18 एंड 19, राइट। क्वेश्चन 18 इज एट 90 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन किसे कहते हैं? वो H3O प्लस। yes, H3O plus is known as hydronium ion, right? Okay, you can put it here. All right, H3O plus या फिर H plus, दोनों में से किसी को भी आप बोल सकते हो, है ना, हाइड्रोनियम आयन। ऑल राइट, इन प्योर वाटर इज 10 पावर माइनस 6 मोलर। ओके, इसलिए इस वजह से आपको भी दिक्कत आई होगी। अभी हम लोगों ने देखो जो भी डिस्कस किया है ना पार्ट, उसमें 10 पावर माइनस 6 माइनस 7 माइनस 9 माइनस 10 ये सब अभी यूज़ नहीं किया है, राइट। वैसा यूज़ किया जिसमें कि आराम से हम लोग pH नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इससे मुझे याद आया, एक और क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था ना जिसमें इनिशियल pH 2.1 था, फाइनल pH 4 था, अमाउंट ऑफ वाटर कितना ऐड करना था? वो सेम क्वेश्चन था, सिर्फ वो हाँ, 2 के जगह 2.1 वैल्यू था, है ना। वो वैल्यू जानबूझ के 2.1 दिया हुआ था ताकि हमें ये थोड़ा पता रहे कि जैसे सिंपल अगर 2 3 4 रहे तो हमें तो पता होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10 पावर माइनस 3 माइनस 4 या माइनस 2 हो जाएगा, राइट। आगे हम लोग प्रोसीड कर जाएंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा वैल्यू रहे ना 2.1 2.4 2.6 3.1 इस तरह का अगर कुछ भी हो जाए तो हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि एंटी लॉग का टेबल हमारे पास नहीं रहता। 10 to the power minus 6.7 है, तो उसका pH कैसे ले? इन सब टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें कुछ कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, उसमें देखते थे। हाँ, वैल्यूज, यस यस, वैल्यूज को देखते हुए कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड।
तो पहले ना हम लोग उस क्वेश्चन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं जिसमें ये 2.1 वाला डेटा है ना, वहाँ से आगे बढ़ते हैं। और ये दूसरा वाला क्वेश्चन अभी हम लोगों का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो अभी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 18 में जो यूज़ होना है, मुझे लगता है आज के क्लास के बाद या अगले क्लास के बाद फिर ये आपका सॉल्व होने लगेगा, ठीक है। ओके, अभी क्वेश्चन करते चलो, दैट इज़ गुड, क्योंकि साथ साथ में क्वेश्चन करते रहना ना, कई बार एक होता है ना टाइम भी जब रहता है डिफरेंट सब्जेक्ट में, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन करते रहना चाहिए, ठीक है। और जब भी टाइम मिले डेली बेसिस पे, अगर नहीं हो कम से कम वीक में 3 दिन तो ज़रूर रखना, पुराना जो भी चैप्टर है रिवीजन, या अगर फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट हो तो उससे 5-5 क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। जो पुराना आपने सॉल्व कर रखा है वो क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। ये पहले से किया है, याद है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, भूलने की ज़रूरत नहीं है ना, हमें वेट नहीं करना है उस पॉइंट तक कि अरे भाई हम तो भूलने लगे अभी फिर से पढ़ना है, ऐसे नहीं करना, ऑलराइट, ठीक है, ओके। इसमें क्या होगा ना, जैसे जैसे मतलब जो टारगेट है वो आपका इजीली अचीव हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे ना आपसे टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, ऑलराइट, ठीक है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन एक बार थोड़ा हम लोग रीड आउट कर लेते हैं, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ओके। सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब इट कैन बी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब एनी टाइप ऑफ सॉल्ट, राइट, ठीक है। 25 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HX मतलब इट इज एसिड, 25 ml of 0.1 molar H2Y अगेन इट इज एसिड, डाइबेसिक है ना। वो बेस है। हाँ, अच्छा, ये डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, मोनोबेसिक समझते हो ना ये पार्ट? डाइबेसिक 2 है, ट्राइबेसिक। हाँ हाँ, कितना H प्लस वो डाइबेसिक, हाँ बिल्कुल, वो डाइबेसिक है। हाँ बिल्कुल। इसी तरह बेस के लिए टर्म यूज किया जाता है मोनो एसिडिक बेस, डाई, है ना, डाई एसिडिक बेस, इस तरह से, ठीक है, ऑलराइट। तो यही टर्म यूज किया हुआ है। एंड 15 ml ऑफ 0.1 N मतलब नॉर्मल, ZOH होल 2 मतलब देखो इसमें 2 एसिड इन्होंने मिक्स कर रखा है HX H2Y, और एक स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ स्ट्रॉन्ग बेस, जिसका कि नॉर्मेलिटी गिवन है। नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी में रिलेशन क्या होता है, याद है? अरे एग्जैक्ट वैल्यू मतलब जैसे होता है ना कि मतलब वैलेंसी फैक्टर के साथ रिलेटेड होता है ना। हाँ, नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, बात समझ आई, ठीक है। तो वहाँ से रिलेट होता है। अच्छा, ये चीज़ अगर भूल जाते हो ना, इसमें 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये पार्ट ना जैसे कि ये मोल कंसेप्ट, इक्विवेलेंट कंसेप्ट का आई थिंक हमने डिस्कस किया है ना, या डिस्कस अभी डिस्कशन हो चुका है ना, या नहीं हुआ है अभी मोल कंसेप्ट वाला पार्ट में? एक बार चेक कर लेना आपके क्लास में, या हो सकता है हाँ बाकी किसी के क्लास में, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि आपके क्लास में मेनली क्वेश्चन वाला पार्ट हुआ है ना, लेट स्टार्ट हुआ है। एक चीज़ लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना, देखो इक्विवेलेंट वेट जो है ना, ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर एंड फैक्टर दोनों में से कुछ भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। मैं वैलेंसी फैक्टर ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ठीक है। वेट में इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। इलेक्ट्रोलिसिस का जब हो रहा था ना एक्सपेरिमेंट, वहाँ ये चीज़ देखने को मिला था, ठीक है। तो वहाँ से ये रिलेट होता है एक्चुअली, बात समझे। अब इसके बाद नॉर्मल सा चीज़ है, देखो ये इक्विवेलेंट वेट को, है ना, इक्विवेलेंट वेट को आपने क्या किया, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये बोल दिया। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मास के टर्म में, मास बाय मोलर मास। देखो नंबर ऑफ मोल्स मास के टर्म में क्या बोलते हैं, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, जो 3 फॉर्मूला होता है ना, मास बाय मोलर मास, है ना, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए ऐसे स्मॉल n टाइप का कुछ नहीं है, कई बार कैपिटल E टाइप का यूज कर लेते हैं, या इस तरह से लिखते हैं शॉर्ट में भी, NO ऑफ EQ डॉट, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब ये सब ना क्या है, एक जैसा फॉर्मूला है, समझ रहे हो मैं क्या बता रही हूँ, मेन रिलेशन ये है। इसके बाद जैसे नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल उसी तरह इसका भी फॉर्मूला आ जाता है, ऑलराइट। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास बोल दो, इक्विवेलेंट वेट कह लो, मास और वेट हमारा केमिस्ट्री में सेम, क्योंकि जी हम लोग सेम लेके चलते हैं, ठीक है, ऑलराइट। लेकिन ये एक्चुअली मास और वेट डिफरेंट चीज़ होता है ना, फिजिक्स में ये चीज़, इन चीज़ की क्लैरिटी होती है, ठीक है। केमिस्ट्री में सेम क्यों ले लेते हैं, ऐसा नहीं हम लोग फिजिक्स को वायलेट कर रहे हैं या नेग्लेक्ट कर रहे हैं या यूज़ नहीं कर रहे, हम लोग सारा एक्सपेरिमेंट तो अर्थ पे करते हैं ना बेटा, ठीक है। हमारा कोई भी लैब अभी तक
मार्स पे नहीं है, जुपिटर पे नहीं है, राइट, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, सेम मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट मास, बात समझे, ठीक है। अब मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। मोलैरिटी की अगर हम बात करें, यहाँ कैपिटल M लिख लिया था इसलिए मोलैरिटी पूरा लिख रहे हैं, ठीक है। मोलैरिटी क्या होगा, N अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। तो अब यहाँ से ही तो नॉर्मेलिटी आएगा, बिल्कुल एक जैसा, नंबर ऑफ मोल्स में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड किया तो मोलैरिटी आ गया। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में अगर हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दिया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने होना चाहिए, लीटर्स में। एक क्लास पहले आप पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ध्यान आया ना, करने के लिए। हाँ, यूनिट का ध्यान रखने के लिए। अगर मान लो ऑलरेडी लीटर में गिवन है तो इस कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। मोस्टली क्या होता है, मिलीलीटर में गिवन होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में भी सब ml में है, 25 ml है ना, ठीक है। हमारा ब्यूरेट पाइपेट उसी हिसाब से होता है, ml के टर्म में, ठीक है। तो दैट इज वाई इस हिसाब से लिया जाता है, ठीक। मान लो किसी क्वेश्चन में लीटर में है तो लीटर में ले लेंगे, ओके। इसी चीज को बोलते हैं क्या, नॉर्मेलिटी, बात समझे, ठीक है, ओके। अब देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखेंगे, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट की जगह अगर मैंने मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर लिखा तो वो इधर आ जाएगा, राइट। तो दैट इज व्हाई नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, बात समझे। क्योंकि कई बार बच्चे जब इसको रटने लगते हैं ना तो वो उल्टा होने लगता है। उल्टा कैसे होने लगता है, रिलेशन देख रहे हो, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इधर ना मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है, ऑलराइट। कोई अगर नंबर ऑफ मोल से याद करना चाहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास, एक बार ट्राई करें मैं। हाँ ये खुद से ट्राई कर सकते हो, लेकिन अभी का क्लास हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद आप ट्राई करना, ये पक्का आपसे हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये नॉर्मेलिटी वाला जो, हाँ नॉर्मेलिटी वाला जो पार्ट था, वैलेंसी फैक्टर तो यहाँ 2 हो जाएगा, है ना। एसिड बेस में वो कितना H+ दे रहा है वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है, 1/2 हो जाएगा, उसी से मोलैरिटी निकल के आ जाएगा, फिर उससे मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मुझे लगता है पॉइंट आप समझ गए, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अब क्योंकि मतलब नोटबुक में रहेगा तो थोड़ा ठीक रहेगा, एक तरफ से सारे पॉइंट गिवन होंगे, ठीक है। तो हम लोग चलो एक क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, और आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मेनली पीएच कैलकुलेशन। पीछे में हटा दीजिए, मतलब हाँ हाँ, एक सेकेंड, हाँ तो भूल गई थी। देखो दिख रहा है ना, ऑल राइट, ओके, यू वांट टू सिट हियर। अरे ठंड के टाइम में ना अभी ओके। तो इसमें मेन काम क्या करना है हमें, ओवरऑल H+ कैलकुलेट करना है, OH- कैलकुलेट करना है ना, उनका अमाउंट क्या है। तो अमाउंट हम लोग किस टर्म में निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स H+ का, नंबर ऑफ मोल्स OH- का, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है उससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि मोलैरिटी में टोटल वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस तो होता है, ऑलराइट, ओके। इसके बाद फिर कौन सा एक्सेस में, कितना एक्सेस में, उसके हिसाब से पीएच या पीओएच निकालेंगे, ऑलराइट, ठीक है। क्वेश्चन करें डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, पिछले क्लास में जो डिस्कस किया था वो नोटबुक में लिखा है या नहीं लिखा है, ये H+ और OH- वाला बात, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाला पार्ट। वो HCl+Na, हाँ हाँ हाँ, लिखा है ना, हाँ गुड गुड, वही बेस है इसका, ठीक है, दैट पार्ट इज द बेस, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेना, मैं ना रीड आउट कर लेती हूँ। क्वेश्चन लिख लेना, कैलकुलेट pH ऑफ मिक्सचर ऑफ, calculate pH of mixture of 1/200 molar BaOH whole 2, comma 400 ml, विद इन ब्रैकेट लिख लेना, इसके बाद लिखना प्लस 400 ml 1/50 molar HCl प्लस
200 ml ऑफ वाटर। तो ये वाटर का क्या काम है अभी? मतलब वाटर जो है वॉल्यूम में सिर्फ वो पार्टिसिपेट करेगा। यस, क्योंकि ये सब अभी 10⁻⁷ के रिस्पेक्ट में बहुत लार्जर वैल्यू है ना, तो इसका H+ का हमें कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है। ऑल राइट, ग्रेट ग्रेट। चलो अब आई थिंक क्लियर हो गया है ना? ओके ओके। हाँ हाँ, देखो मशीन कितना हीट जनरेट करता है। अभी ना मतलब इधर कुछ वेदर का अलर्ट भी है। उधर का वेदर कैसा है अभी आपके तरफ का? फॉग रहता है वैसे ही? सन आता है डेली? सन आता है बाहर? अच्छा, सन आ जाता है। ओके। 1.92 pH आ रहा है, एसिडिक है। एक सेकेंड इस करवा लो। अरे तुमने कहीं कुछ गलत कर दिया। pH 1.4 आना चाहिए। एक बार फिर से चेक करो तो। 12/1000 होगा ना? देखो पार्ट वाइज करके हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अब जो भी है उसमें से हमें यहाँ से क्या करना है? H+ का नंबर ऑफ मोल्स, OH- का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। स्टार्टिंग काम तो यही करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स जब भी निकालेंगे, ठीक है, तो ये किसका आएगा? OH- का है ना, ठीक है। तो BaOH होल 2 है, मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाइस, ग्रेट। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें भाई? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम में। ध्यान रखना वॉल्यूम लीटर में लेना है। मोलैरिटी कैपिटल M मतलब मोल पर लीटर, तो लीटर मिलीलीटर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, राइट, ठीक है। तो 2 × 1/200 मल्टीप्लाइड बाय 400 × 10⁻³ यही होगा ना? चेक कर लेना। तो ये पार्ट इतना ही है क्या आपका? 12 आ रहा है, मतलब 4 × 10⁻³ मोल, इतना ही आया, ठीक है, ओके। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+, है ना। HCl ही है तो वैलेंसी फैक्टर 1, ठीक है। तो जितना मोलैरिटी है, जितना वॉल्यूम है, सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देना है। वॉल्यूम में ये ध्यान रखना है, वॉल्यूम लीटर में हमें लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखो मिलीलीटर में है, तो 400, वेरी नाइस। तो ये आ गया यहाँ से 8 × 10⁻³ राइट, ठीक है। तो यहीं से हमें दिख रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ एंड OH- में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ एक्स्ट्रा है। तो कितना एक्स्ट्रा है? जैसे ही माइनस करेंगे पता चल जाएगा। गड़बड़ किया ना? H+ एंड OH- ऐड तो नहीं होंगे ना, न्यूट्रलाइजेशन है ना, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा समझते हुए करना है, ठीक है। अब करो, आ जाएगा आंसर। H+ कम है मतलब कौन सा कम है, H+ या OH-? OH- कम है। हाँ एग्जैक्टली, H+ से वो OH- माइनस हो जाएगा। वेरी नाइस वेरी नाइस। क्यों माइनस हो रहा है ये समझ रहे हो? H+ लाने के लिए न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना। तो कितना न्यूट्रलाइज होगा? जो कम अमाउंट, लिमिटिंग रिएजेंट जो हम लोगों ने पढ़ रखा था। रिएक्शन तो तब तक ही चलेगा ना जब तक कि भाई दोनों रिएक्टेंट हो। तो भाई 4 × 10⁻³ मोल तक तो OH- है, तो उतना H+ खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद H+ और कंज्यूम नहीं हो पाएगा, है ना, ठीक है।
1.4 ऐसा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल 1.4 आ गया, ठीक है, ओके। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 आप अटेम्प्ट करो, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 19। हाँ हाँ, आ गया आंसर, ठीक है, ओके। देखो अब हम लोग ना ये क्वेश्चन नंबर 18 भी अटेम्प्ट करते हैं। अब इसमें देखो एक पार्ट है जिसको हम लोग थोड़ा अभी देख लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या है, अगर फर्स्ट लाइन अभी हम लोग थोड़ा रहने दें, तो सेकेंड लाइन क्या है, इफ 100 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन, है ना, इज मिक्सड विथ 250 ml ऑफ 0.2 मोलर HNO3। तो सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है ना, अभी जो देखा था उस एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, मोलैरिटी उनका वॉल्यूम गिवन है ना, एट 90 डिग्री सेल्सियस। अब देखो स्टार्टिंग और लास्ट में डिफरेंस क्या है, उस पर बात करते हैं। पीएच निकालना है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर H+ कंसेंट्रेशन कितना होता है, 25 डिग्री। हाँ, कंसंट्रेशन एक बार थोड़ा सा पेज पलटो। ये हम लोगों ने जब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जिस समय डिस्कस किया था ना, तो 10⁻⁻7। हाँ, वेरी नाइस, ठीक है। हाँ, एट 25 डिग्री सेल्सियस 10⁻⁻7 होता है। अरे देखो अब मैं समझ रही हूँ आपको ये रिलेट कहाँ से हो रहा है, क्योंकि क्लास में ये करवाया जाता है, याद करवा दिया जाता है कि भाई -6 -8 -9 -12 कुछ भी रहे, 7 को पार नहीं करने जा रहा है ये वैल्यू, है कि नहीं। हाँ, 6.9999 ऐसे आ जाएगा, वो 7 को भी एक्चुअली टच नहीं करता है, थोड़ा ना थोड़ा उससे कम ही रह जाना है, ठीक है। लेकिन कहीं भी -6 -7 देखो मतलब वही कुछ हो रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो वो कैसे रिलेट होता है। अभी भी हम लोगों ने जब 200 ml ऑफ वाटर लिखा था, है ना, ब्रैकेट में फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, तो मैंने ये पूछा था कि भाई वाटर का यहाँ क्या काम है, तो आपने बताया कि ये वॉल्यूम में यूज़ हो रहा है ना, वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में इसका काम है।
लेकिन H प्लस का कंसंट्रेशन हम लोग वाटर से नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई? क्योंकि 1/200 मोलर के रेस्पेक्ट में भी, हाँ एक सेकेंड, 1/200 मोलर ऐसा ही वैल्यू था ना BaOH होल 2 के लिए, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में भी 10⁻⁻7 जो कि वैल्यू आता है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। H प्लस का यही है ना वाटर से, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, H प्लस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम H2O, है ना। तो भाई अगर आप इसको लिखो ना लिखो बात बराबर है, क्योंकि यहाँ से जो कंसंट्रेशन ऑफ, हाँ ये तो बहुत लार्जर वैल्यू होगा ना, ठीक है। 1000 गुना ज़्यादा मतलब ज़्यादा तो वही रहेगा, ठीक है। ये तो 1000 से भी ज़्यादा टाइम्स लार्जर होगा, बात समझे, ठीक है, ऑलराइट। तो इसी वजह से इसको हम लोग नेग्लेक्ट करते रहे। अब मान लो 10⁻⁻7 की जगह 10⁻⁻6 भी हो गया, तब भी ये ना हमारा 1000 टाइम्स से ज़्यादा ही है, बात समझे। इसका मतलब अभी भी ये जनरली क्या करते हैं ना, अभी देखो एक और अल्फा में जब हम लोग आएंगे तो फिर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, ठीक। 10⁻⁻6 से अगर कम होता है ना नॉर्मली, तो हम लोग उसको नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। मेनली क्या देखना है ना कि 1000 टाइम्स से थोड़ा ज़्यादा गैप रहना चाहिए, ओवरऑल ये चीज़ है, ठीक है। तो जैसे हमारा क्वेश्चन 18 अभी जो हमारे सामने है, क्वेश्चन 18 में देखो क्या है, 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है। तो टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो ये जो H प्लस का कंट्रीब्यूशन है ये तो चेंज हो जाएगा, बात समझे। क्यों? क्योंकि भाई pH ही चेंज हो गया है। अभी नॉर्मल जो न्यूट्रल में 7 होता है वो भी इसका बदल गया, इसका 12 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, ठीक है। 14 का हाफ 7 होता है, तो 6 का डबल क्या हो जाएगा, 12। हाँ, pH स्केल 0 से 12 तक होगा, 0 से 12। नॉर्मली क्या होता है 0 से 14, हाँ ठीक है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं ना, तो क्या बोल देते हैं कि pH स्केल श्रिंक करता है, ठीक है। रिलेट कहाँ से होता है ये, HT के फॉर्मूला, वो जो लॉग, हाँ K2/K1 है ना, डेल्टा H/2.303R 1/T2 माइनस T2, वेरी नाइस, बात समझे, ठीक है। तो वैल्यू अगर गिवन है तो वहाँ से हम निकाल लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जनरली थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट होकर आता है, यहाँ पर इसी चीज़ का यूज होता है, बात समझे, ठीक है। तो फॉर्मूला किसी को नहीं भी याद है तब भी इस क्वेश्चन में फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, लेकिन यूज वहीं से है। अब क्योंकि हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया तो दिमाग में रहे, ज़्यादा अच्छा है। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे वहाँ सेम फॉर्मूला लगेगा, है ना, नया नहीं लगेगा ये चीज़, ऑलराइट, ओके। तो समझ में आ रहा है ना यहाँ पर कैसे नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जब भी रहेगा ना तो बहुत कम ऐसा नहीं दे देगा, हो सकता है कभी कभी वैल्यू 6.5 दे दे, तो हमें पता है 6.5 का डबल करो तो 13, मतलब pH स्केल अभी 0 से 13 तक हो चुका है, बात समझ गए, हो गया, ठीक है। तो इसी वजह से कई बार अगर 6.7 कहीं वैल्यू मिले, इसका मतलब है कि उसका डबल करो, तो 6.7 का डबल जो भी करोगे वहां तक pH स्केल अभी हमारा क्या हो चुका है, श्रिंक कर गया है, ठीक है। टेम्परेचर घटाने लगोगे तो pH स्केल एक्सपैंड होने लगेगा, तो टेम्परेचर का डिपेंडेंसी है, पॉइंट समझे। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली हमारा नॉर्मल क्वेश्चन ही है, बस टेम्परेचर अलग करने की वजह से 10⁻⁻6 दे दिया है, तो उस डेटा का तो हमें बस यूज बस इतना ही है ना कि हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो NaOH को देखो 0.5 मोलर है, तो काफी हाई मोलैरिटी है, 5 × 10⁻⁻1 बहुत ज्यादा मोलैरिटी है। HNO 3.2 मोलर है, 2 × 10⁻⁻1, इसके टाइम्स में तो सीधे सीधे दिख रहा है 1,00,000 टाइम्स ये लार्जर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। कर लोगे अभी, हाँ ट्राई करो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। फिर से तो माइनस करना होगा ना, क्योंकि वो हाँ ये पार्ट समझ में आ रहा है ना, ठीक है। सेम चीज है, जैसे कि देखो इसका बहुत अच्छा यूज क्वेश्चन नंबर 19 था, किसका नहीं, वो तो एक्चुअली नेग्लेक्ट हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस या OH माइनस जो भी है 10⁻⁻6 ही है, तो हमारा एसिड के रेस्पेक्ट में भी बस, ठीक है। 1000 टाइम से ज़्यादा है, इसका मतलब उसको नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। चलो फटाफट करो, उसके बाद मुझे बताओ आंसर आ रहा है या नहीं, ठीक है।
देख लो एक बार, मैच कर लो, ऑप्शन में तो है। हाँ वही है। ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है अभी तक कितने क्वेश्चन किया है आपने इसमें से? तक मतलब जितने तक क्लास में हुआ तो उतना तक मतलब क्वेश्चन नंबर 20 तक, ठीक है, ओके ओके। ये परसेंटेज एरर ये हो गया है, हाँ वो 0.98 आ रहा है। आ गया ना? हाँ ठीक है, ठीक है। इससे तो वीक एसिड का पार्ट है। तो अभी चलो हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं, ठीक है, और डिस्कस करते हैं अब कि कब ये 10⁻6 -5 रहे तो हम लोग कब उसको कंसिडर करने लगेंगे। बात समझ आई? तो कंसिडर देखो कब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट pH, फॉलो। अगर नेगलेक्ट नहीं होगा तो उसको कैसे करेंगे? हाँ, उसी चीज़ को हम लोग अभी अब देखने जा रहे हैं, वही पार्ट अभी करेंगे, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सिंपल वाला पार्ट अब सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग वीक एसिड में एंटर करेंगे, ओके। -5 ना, -6 कर लो, कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता है। HCl के जगह H2SO4 भी रहेगा तब भी इसी जैसा होगा, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है। ऑलराइट, अब ये पार्ट मेनली क्यों यूज होता है, क्योंकि भाई इसका कब यूज करना है कब नहीं करना है ना, केवल वैल्यू देख के कुछ चीज़ याद रखना है ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ से ज़रूर आ जाता है कि भाई जैसे कई बार बच्चे पहला गलती तो ये करते हैं, डायरेक्टली pH वाले फॉर्मूले में डालो, 12 आंसर निकाल लो, है कि नहीं। अब 12 तो सोचो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, कभी HCl स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है? नो, है कि नहीं। HCl कैन नेवर बी स्ट्रॉन्ग बेस। बचपन में करते थे 12 वाला मार्क्स एग्जाम में मार्क्स काट लेते थे। गलत है ना ये चीज़, सोचो अगर केमिस्ट्री के हिसाब से देखो तो ब्लंडर है ना, क्या बोल रहे हो आप, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और उसको स्ट्रॉन्ग बेस से हो ही नहीं सकता, मैच ही नहीं कर सकता है ना, बहुत सारा फंडामेंटल फिर चेंज करना पड़ जाएगा, राइट। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो मैथ्स भी इस चीज़ को यहाँ पे कैसे बताता है, 10⁻³ मोलर HCl जब है तो HCl कहाँ प्रेजेंट है, तो HCl जब भी रहेगा ना सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, पानी में रहेगा, राइट, ठीक है। तो HCl को हम लोग सीधे ऐसे लिख देते हैं, लेकिन HCl + H2O होता है वो, राइट, एक्वस, इसको पानी में डालते हैं, पानी में डालो तब ये H + एक्वस + Cl - एक्वस ये रहता है, राइट, ठीक है। तो HCl का आपने मोलैरिटी दिया हुआ है 10⁻³ मोलर, इसका मतलब एसिड की वजह से जो H+ आ रहा होगा ये आ रहा होगा 10⁻³ मोलर। पानी में एक और जगह से H+ आ रहा होगा, कहाँ से भाई, तो H2O का कंट्रीब्यूशन है ना, राइट, H+ + OH-। अब ये जो H2O का कंट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मली अगर कुछ नहीं गिवन है तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मान के आगे का हम लोग सारा काम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18, 19 डिस्कस किया था, तो क्वेश्चन नंबर 18 में वो वैल्यू गिवन था एट 90 डिग्री सेल्सियस H+ इज दिस मच, राइट। तो टेम्परेचर के हिसाब से अगर वैल्यू चेंज करेगा तो टेम्परेचर भी वहाँ गिवन होगा, या जो भी वहाँ डेटा विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। डेटा नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये H+ हमें कितना कंसिडर करना है, 10⁻⁷, ऑलराइट, ठीक है। तो अब अगर फर्स्ट पार्ट को आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो तो क्या करोगे, आपको pH निकालना है, तो ओवरऑल हमें क्या चाहिए, H+ टोटल, यही तो चाहिए, H+ टोटल यही चाहिए। तो H+ टोटल अगर करोगे तो क्या आएगा, 10⁻³ मोलर + 10⁻⁷ मोलर, है ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, कैसे ऐड करेंगे, जरा बताना तो, मुझे थोड़ा हेल्प करना तो। वैसे 10⁻³ कॉमन ले लेंगे, फिर 1 + हाँ, वेरी नाइस, 10⁻³ कॉमन ले लिया, 1 + 10⁻⁴ बच गया। 10⁻⁴ तो 1 के रेस्पेक्ट में, हाँ, बहुत ही कम। तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट में क्या आ गया भाई हमारा, 10⁻³ तो रह गया। तो यही काम तो अभी हम लोग कर रहे हैं, 10⁻² रहे, -3 रहे, हाँ। तो ये हम लोगों ने इस पार्ट को स्किप कर दिया, लेकिन समझ रहे हो ना क्यों स्किप, बस 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 समझ रहे हो ना, यही पार्ट सब में करते जाना है, ठीक है। तो साफ समझ में आ जाएगा, 10⁻⁷ से ये लोग जैसे ही देखो कम हो गया या कंपेरेबल हो गया, मतलब अभी हमें उसका वैल्यू थोड़ा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे भी तो होगा ना, जैसे वो 10⁻⁷ से 10⁻14 तक जाएगा, वो तो नेगलेक्ट होता जाएगा ना।
हाँ वो तो बहुत ही कम हो जाएगा, फिर तो 10 पावर -7 ही ज़्यादा हो जाएगा ना राइट, ठीक है। दैट इज हाउ वो 7 प्लस समथिंग होता है, तो जब आप पीएच लेते हो ना तो 7 माइनस समथिंग वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो इसको जैसे ये 4 क्वेश्चन कर लोगे ना वो एकदम साफ साफ क्लियर हो जाएगा, लेकिन ना इसमें स्टेप्स ध्यान रखना है बेटा, दिस इज द मेन पार्ट। क्वेश्चन याद नहीं रखना, क्वेश्चन याद रखोगे ना क्वेश्चन याद रह जाएगा, उसका थोड़ा डेटा याद रह जाता है। अब कहीं भी वो डेटा आएगा ना आपको खटकने लगेगा कि कहीं ये वही क्वेश्चन तो नहीं है कि नहीं, ठीक है। दिस इज द थिंग जो कई बार बारंबार एक्चुअली होता है स्टूडेंट के साथ, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना, स्टेप में बस यही है, H+ टोटल निकालना है, तो कहाँ से आएगा, एसिड से और पानी से। देख लो कंपेरेबल है तो भाई पानी का कंट्रीब्यूशन ले लो, बहुत ज़्यादा है तो नहीं भी करोगे तो भी कर लिया तब भी। 10 to the power -6 का 1.1 into 10 to the -6 होगा। 1.1 इंटू देख लेते हैं उसको एक बार, 10 पावर -6 -9 -12, ठीक है। 10 पावर -6 मोलर HCl, राइट। तो इसमें देखो सीधे सीधे अभी हम लोग थोड़ा कुछ काम कम कर रहे हैं ना, ठीक है। तो सॉरी H+ टोटल लिख देते हैं अभी। तो टोटल में क्या क्या पार्ट आएगा, एक तो एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड से, दूसरा H2O का कंट्रीब्यूशन, राइट, ठीक है। तो क्या क्या लिख दूं मैं एडिशन में, एक बार बताओ मुझे, हेल्प आउट करो। -6 + 10 to the -7। वेरी नाइस, ठीक है। कॉमन क्या लेंगे यहाँ पर, -6 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, 1 + 0.1 आ गया ना, ठीक है। तो एक्चुअली 1.1 इंटू 10 पावर -6 मोलैरिटी ये आ गया। तो अब अगर आप pH लोगे तो pH क्या आ जाएगा, माइनस लॉग दिस वैल्यू, हाँ 6 माइनस लॉग 1.1 है ना। तो 11/10 जब भी करोगे ना तो ये वैल्यू हाँ -1 हो जाएगा। तो log 11 मतलब अभी अगर वैल्यू नहीं भी पता है तब भी ये पता है कि ये 6 में से माइनस समथिंग हो जाएगा ना। तो जहाँ हम लोग सीधे 6 सोच रहे थे ना उसके जगह पे थोड़ा कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ इसका जैसे अभी आप कैलकुलेटर यूज़ कर लो वैसे ऐसा कुछ भी डेटा रहेगा तो आपको वैल्यू गिवन होगा, 1 से 10 तक वाला ध्यान है तो आपका काम चल जाता है। ठीक है अभी हम लोग देख लेंगे, डोंट वरी। -12 तक तो हम लोग कर ही रहे हैं ना, 10 पावर -14 भी कर लेंगे, ऑलराइट, ठीक है। चलो यहाँ पे एक बार मुझे ये बताओ ना, log 1.1 का थोड़ा वैल्यू कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से देख के बता दो, log 1.1 0.041। ठीक है। 0.04 भी अगर हमने लिया तो भी देखो ये 0.00 है तो 69 ऐसा आ जाएगा ना, बात समझे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता रही हूँ जो कि क्वेश्चन में कई बार रहता है। ऐसा क्वेश्चन में ना एक वैल्यू तो 6 आपको दिया ही रहेगा, एक 6 पॉइंट हो सकता है 0.4 रहे 0.2 रहे ऐसा कुछ रहे, और एक ये वैल्यू, एक हो सकता है कुछ डिफरेंट वैल्यू दे दे, ठीक है। तो ये 3 इस टाइप का तो रहता ही रहता है ऑप्शन वाले में, ठीक। तो इसलिए कई बार बच्चे क्या करते हैं सीधे यहाँ से 6 देखा 6 करके आगे निकल गए, यही तो होगा यहाँ पर, ठीक है ना। ऑलमोस्ट में भी यही होना है, लेकिन ये ज़रूर से ध्यान रखना वहाँ ऑप्शन में और क्या क्या ऑप्शन है, अगर सबसे ज़्यादा जो करेक्ट ऑप्शन होता है ना वो हमें सेलेक्ट करना होता है, ये ध्यान रखना। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज़ योर आंसर, ठीक है, ऑलराइट, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 10 पावर -9 मोलर था ना HCl का, चलो इसका करो तो फटाफट। क्या लिया है कॉमन, 10 to the power -7। देख रहे हो यहाँ पे अब ना वाटर का जो कंट्रीब्यूशन है वही मेनली आ जा रहा है कि नहीं, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 1.01 ऐसा ही ना, आ गया pH आ गया 6.99, pH आ गया 6.99, देख रहे हो 7 से थोड़ा कम है ना। नेक्स्ट कर लो, समझ गए ना। तो स्टार्टिंग में बताने में देखो हम लोगों ने कितना पूरा प्रॉपर स्टेप, हाँ यहाँ देखो पूरा प्रोसेस लिखा है, राइट, ठीक है। लेकिन इसको आप इजीली शॉर्ट कर सकते हो, शॉर्ट करना ना बहुत आसान होता है बेटा, लेकिन पहले आपको प्रॉपर जब पता होगा ना तरीका तभी शॉर्ट करना चाहिए। पहले से ही शॉर्टकट आप यूज़ करते हो वो पार्ट भूल गए तो अब आपके पास कोई चारा नहीं है वहाँ तक पहुँचने का, है ना, ठीक है।
तो हमेशा ट्राई करना, खासकर अगर आप इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो, जे मेन जे एडवांस। हाँ, कितना आ रहा है? क्योंकि नेगलेक्ट हो जाएगा 10 टू द पावर -5 तो 1 के रिस्पेक्ट में वो तो नेगलेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो अब ये 7 के करीब आता जाएगा। जैसे ही आप अगर इसका अभी भी कैलकुलेट करोगे ना, तो 0.99 वाला वैल्यू ना भी और थोड़ा ज़्यादा लंबा जाएगा। अब सोचो तुम -14 कर लो, तो वो भी अप्रोक्सीमेटली तो 7 ही होता जाएगा ना, वो एकदम टच करता जाएगा 7 को, लेकिन क्या कभी एग्जैक्टली 7 हो पाएगा? बात समझ रहे हो? ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़े। ये पार्ट क्लियर है? अब क्लियर है? ठीक है, ऑल राइट। अब देखो इसके बाद जो आता है, यहां तक का सारा चीज अभी हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कैलकुलेट किया था। ठीक है, सेम काम बेस के साथ भी हो जाएगा। ठीक है, उसमें अगर आप पीओएच निकालोगे ना, तो कभी वो निगेटिव क्या मतलब 7 से कम वो नहीं आएगा। जब भी आएगा वो 7 प्लस समथिंग आएगा। ऑल राइट, ठीक है। उसके लिए जब भी आप पीओएच जब करोगे तब वो 7 से कम आएगा, लेकिन पीएच जब आप कैलकुलेट करोगे ना स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, पहले उसमें पीओएच ही कैलकुलेट करेंगे ना, ध्यान आ रहा है? राइट, ठीक है, बस ऐसा ही होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस में ये ध्यान रखना है कि वो कभी भी 7 से कम नहीं आएगा उसका पीएच। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए कभी भी 7 से ज़्यादा नहीं जाएगा, चाहे वैल्यू -16 कर दो, -18 कर दो, वो और क्लोज टू 7 चलता जाएगा। बात समझे? तो देखो 10 पावर -6 में 5.96 था। अब इसके बाद 10 पावर -9 करो, -10 करो, -11 करो, ये सब लगभग 7 ही आता चला जाएगा। ऑल राइट, ठीक है, तो ये सारा का सारा कैलकुलेशन हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिलेटेड, पूरा ही पीएच का पार्ट कवर। ऑल राइट, अब इसमें टेम्परेचर दे, कुछ भी दे, वो सब आपके पास, मतलब एक होता है ना, सारा इंफॉर्मेशन आपके पास है। ठीक है, ऑल राइट, बस आपको यूज करना है। अब नेक्स्ट में चलते हैं पीएच कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्ट तो नहीं आना, वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड होगा, वीक बेस होगा, है ना? ठीक है, अब देखो हम लोग कई बार क्या करते हैं ना, मतलब एक बताते हैं और दूसरा का ये बता देते हैं कि बेस में यूज कैसे करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये एसिड के लिए यूज होता है। ठीक है, लेकिन अगर बेस के लिए होगा तो एक बार हम लोग स्टार्टिंग में भी पढ़ रहे हैं, तो कुछ चीज़ों को, कॉमन चीज़ों को हम लोग थोड़ा भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो अगर हमारा कुछ एसिड है ना, वीक एसिड, तो उसको ऐसे HA ले लेते हैं जनरल। ठीक है, तो HA वीक एसिड है, इसको कहाँ डाला होगा? पानी में, है ना? +H2O लिख दो या AQ लिख दो, चलेगा। तो H प्लस A माइनस AQ एक्वस होगा दोनों। ठीक है, वीक एसिड है तो रिवर्सिबल साइन। ठीक है, ऑल राइट। अब इसके साथ क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ना, यहाँ पर जैसे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या करते थे, इनिशियल मोल लेके चलते थे। ठीक है, यहाँ सारा का सारा कहानी ही तो पानी में चल रहा है, तो पार्शियल प्रेशर का तो चर्चा ही नहीं है, तो सीधे सीधे हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में C लेके चल लेते हैं। ऑल राइट, सो दैट इज वाई यहाँ पे ये डिफरेंस आता है। स्टार्टिंग में तो ये नहीं होगा जब स्टार्ट किया है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, जैसे इक्विलिब्रियम में हम लोग एट इक्विलिब्रियम वाला पार्ट लिखते थे, सेम काम यहाँ भी करना है। क्या होगा बताओ? E माइनस अल्फा। हाँ हाँ, तो सिंपल अल्फा ना लिख के, अल्फा क्या होता है? हाँ, अल्फा क्या होगा? हाँ, तो स्टार्टिंग में आपने मोलैरिटी ले रखा है। हाँ, तो ये x अगर मोलैरिटी एक भाई कितना मोल इसमें से डिसोसिएट हो गया है, तो जो भी वॉल्यूम है वो तो फिक्स है ना। ठीक है, तो मोल डिसोसिएटेड वो बिल्कुल x और c बिल्कुल एक जैसा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, नंबर ऑफ मोल और मोलैरिटी, राइट? तो ये x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? C अल्फा। ठीक है, तो आपने कंसंट्रेशन के टर्म में लिखा है, तो कंसंट्रेशन के टर्म में क्या आ जाना है? C माइनस C अल्फा। वेरी नाइस, तो हम लोग यही काम करते थे ना, A अल्फा A माइनस A अल्फा। ठीक है, तो ये सिंपल इस तरह से, मान लो स्टोइकियोमेट्री कुछ भी हो गया तो उसके हिसाब से हम लोग ले लेंगे। स्टार्टिंग में तो C माइनस C अल्फा, उसके हिसाब से अब स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से चेक करेंगे, है ना? ऐसे ही हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, इसको उसी तरह से यूज करना है। ठीक है, ऑल राइट, ओके। अब देखो Ka डिफाइंड हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर, है ना? Ka का नाम क्या है बेटा, बोलो? डिसोसिएशन कांस्टेंट। वेरी नाइस, वेरी नाइस, डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहाँ ये टर्म यूज होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, है ना? ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। ठीक है, ठीक, तो अब यहाँ तक लिख लिया पूरा। अब देखो जैसे ये लिख लिया, तो अब Ka का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, बोलो?
C square alpha square by C minus C alpha हाँ, तो C कॉमन ले लेते हैं, माइनस अल्फा हो जाएगा, है ना। C कैंसिल हो गया क्या, एक एक C कैंसिल हो गया, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। बात समझे, ठीक है। नॉर्मली यहाँ देखो क्या होता है, अल्फा आपका वेरी वेरी लेस होता है। तो अल्फा वेरी वेरी लेस का क्या मतलब, हम कौन से वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तो जनरली 0.1 से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अल्फा को कंपेयर, वीक एसिड के लिए तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो वो अल्फा जो है वो वेरी वेरी लेस देन, हाँ वो 10% से भी कम होता है, ठीक है। तो 10% डिसोसिएशन अगर हो रहा है, इसका मतलब ठीक है 1 माइनस अल्फा आप तब तक के लिए नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन जैसे ही उससे ज़्यादा डिसोसिएशन होता है ना, तो अब हम अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो अल्फा को अगर नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, तो अल्फा को अगर निकालना है, अल्फा का वैल्यू जनरली क्या होता है, सी का वैल्यू गिवन होता है, के का वैल्यू गिवन होता है। अल्फा निकालना है तो क्वाड्रेटिक से अल्फा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जानते ही है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, ठीक है। वो यूज कर लो मैथ्स का चीज, अल्फा निकाल लो, जैसे ही अल्फा आ गया कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आ गया, C इंटू अल्फा, PS निकाल लेंगे ना, निगेटिव लॉग ले लेंगे, बात समझ गए। तो यहाँ का वे आउट ये होता है वीक एसिड के लिए, ऑलराइट, ठीक है। तो नॉर्मली अल्फा क्या होता है, वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है। तो कंपेयर कहाँ से करेंगे भाई अल्फा को, तो अल्फा को कंपेयर करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू 0.1, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मोलैरिटी में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कहाँ से मोलैरिटी को कंपेयर करते हो, 10⁻⁻⁶ है ना, मतलब मेनली हमारा जो भी मोलैरिटी कंसंट्रेशन में डिफरेंस होना चाहिए 1000 टाइम्स से ज़्यादा अगर है तो ठीक है, आराम से हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। ओवरऑल ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा विद रिस्पेक्ट टू 0.1 हम लोग चेक करेंगे, ओके। तो ये अगर वेरी वेरी लेस देन 1 है तो 1 माइनस अल्फा को हम लोग लगभग 1 लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख लिया है सब, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे अब लिख लेना 1 माइनस अल्फा, ऑलमोस्ट अगर 1 हो गया तो देयरफॉर के ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी अल्फा स्क्वायर, राइट, है ना। तो देयरफॉर अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा बताना, अल्फा का वैल्यू रूट ओवर के बाय सी। वेरी नाइस, के ए अपॉन सी। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, ओवरऑल पीएच चाहिए, तो पीएच के लिए क्या चाहिए, H प्लस, तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, C इंटू अल्फा। तो बताना भाई ये क्या हो जाएगा, यही था ना, देखो ये देखो, ये देखो, देखो यही है ना, ठीक है। के ए बाई सी स्क्वायर होगा या C इंटू अल्फा है, अल्फा का वैल्यू अगर मान लो रूट के अंदर लेके आ रहे तो, हाँ तो ये तो बात समझ रहे हो ना, अल्फा होता है रूट ओवर ऑफ के अपॉन सी, ठीक है। कई बार हम लोग ना सीधा क्या करते हैं, ये फॉर्मूला रट लेते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन इसको चेक करने के लिए जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अल्फा को विद रिस्पेक्ट टू 0.1 आपको कंपेयर जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही होता है, अगर ये गड़बड़ आ रहा है इसका मतलब अब आगे आप मत बढ़ो, पहले अल्फा का करेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है। अल्फा का वैल्यू जैसे ही आ गया, अब आगे का काम हम कर लेंगे, ठीक है, ओके। पीएच कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा हम लोग अभी बस मेन स्टेप लिख रहे हैं ना। पहला स्टेप अल्फा कैलकुलेट करो, दूसरा स्टेप H प्लस सी अल्फा, तीसरा निगेटिव लॉग ले लो इसी चीज का, है ना। तो निगेटिव लॉग H प्लस बेस 10, बात समझे, ठीक है। तो फॉर्मूला जनरली कॉपी में लिखा होता है तो इसलिए फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन मैं भी ना कभी मुझे फॉर्मूला याद नहीं रहता वैसे रटा हुआ, ठीक है। तो मैं ये काम कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम है, लेकिन ना आपको थोड़ा टाइम का ध्यान रखना चाहिए, है ना, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते ये याद हो जाता है, ठीक है। पीएच का फॉर्मूला निकालो तो फॉर्मूला क्या आएगा, इस चीज को यहाँ पर पुट करके रूट का वैल्यू है तो वो हाफ आ जाएगा ना, राइट। वैल्यू निकालो इसका, बोले माइनस हाफ ब्रैकेट में log k by 10 प्लस log c by 10, मतलब c 10। अरे बाई 10 नहीं होता, बेस 10 बोलते हैं ना, बेस, हाँ तो बेस, हाँ बेस 10, ठीक है, समझ गए, ठीक है, ऑलराइट। तो ये पार्ट यूज करेंगे क्योंकि हमारे जैसे जेई मेन का स्टैंडर्ड ना पहले से थोड़ा मतलब अप्लाई करवाता है क्वेश्चन, सीधे सीधे फॉर्मूला वार्मूला नहीं पूछता अभी, ठीक है, ऑलराइट, ठीक। तो इसको ध्यान रखना है, समझिए ना, स्टेप ध्यान रखोगे ना चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है, ऑलराइट। इसमें सबसे पहले वीक एसिड है, इक्विलिब्रियम आएगा, वीक एसिड है तो के ए, राइट।
ठीक है। एसिड के लिए सी ले लेंगे स्टार्टिंग में, तो सी 1 माइनस अल्फा है ना, सी माइनस सी अल्फा, फिर एच प्लस सी अल्फा। ऑल राइट, ठीक। फिर के का एक्सप्रेशन लिख लिया, उसके बाद एच प्लस क्या है, सी अल्फा है ना, उसके बाद पी एच ले लिया, निगेटिव लॉग। ऑल राइट, ओके। अब यही सिंपल काम करना है बेस के लिए भी। तो बेस को जनरली क्या एग्जाम्पल लेते हैं, बी ओ एच। ऑल राइट, ओके। तो अब इसमें क्या होगा, बी प्लस प्लस ओ एच माइनस। अभी मैंने एक्वस नहीं लिखा है इसमें, है ना, ए क्यू नहीं लिखा है, राइट। इसमें भी सिमिलर काम, t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे, तो क्या लिखेंगे बताना। टी होगा पहले कंसंट्रेशन, हाँ, c होगा, है ना। t इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम पर क्या लिखेंगे, सी माइनस सी अल्फा। हाँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, c1 माइनस अल्फा, ठीक है। व्हाट विल बी दिस, हाँ, यहाँ पे क्या डिफाइंड होगा, क्या डिफाइंड, हाँ, गुड गुड के बी। नाम लिख लेना, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, ठीक है। तो यहाँ पहले क्या निकलेगा, पीएच निकलेगा या पीओएच, बिल्कुल सेम स्टेप करके पीओएच निकालो। पीओएच से पहले मुझे कंसंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस का भी फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। केबी का एक्सप्रेशन चाहिए, ओएच माइनस और हाँ हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस, लिख भी लिया है सारा, डिराइव करते हुए लिख लेना, बिल्कुल सेम होगा, के ए की जगह के बी आ जाएगा बस, है ना, ठीक है। अब देखो इसमें पहले पी ओ एच आएगा, इसके बाद इसका पी एच आएगा, ठीक है। करो तो इस पूरे पार्ट को करो। आ गया क्या, के बी का देखो एक्सप्रेशन आ गया होगा, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा विल बी नेग्लेक्टेड, लिखा है ना उसको, अरे लिख लो, है ना, बिल्कुल एक जैसा होगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, है ना, ये सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या हो जाएगा, सी इंटू अल्फा, रूट ओवर के बी इंटू सी, हाँ, ठीक है, रूट ओवर ऑफ के बी इंटू सी। पी ओ एच निगेटिव लॉग ऑफ, माइनस हाफ लॉग के बी बेस 10 प्लस लॉग सी 10, हाँ, एक 14 से माइनस हो जाएगा, हाँ, बात समझ गए, 14 माइनस पी ओ एच, पूरा टर्म, हाँ, तो 14 में से माइनस माइनस, 14 माइनस हाफ, पी एच एक्चुअली 14 माइनस पी ओ एच होगा, 14 माइनस पी ओ एच होगा, पी ओ एच खुद में निगेटिव है, प्लस हो जाएगा वो, हाँ,
बात समझे? ठीक है, तो यहाँ पर चीजें ऐसे ध्यान रखना। अच्छा एक बात बताओ, इसका पावर हाफ है तो ये माइनस आएगा क्या इधर? निगेटिव लॉग होता है ना, हाँ हाँ माइनस आएगा, माइनस आएगा, करेक्ट करेक्ट, माइनस आएगा, हाँ माइनस आएगा। इसमें देखो यहाँ पर क्या करना ना, एक चीज, वैल्यू ना पीओएच का निगेटिव नहीं आएगा कभी, वैल्यू इसका पॉजिटिव ही होगा। जो भी होगा ना, आप सिंपल इसको ऐसा लिख लेना 14 माइनस पीओएच, ठीक है, स्टेप ऐसा लिख लेना। यहाँ माइनस प्लस मत करना क्योंकि बाद में फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आप सोचोगे कि प्लस कैसे होगा, तो प्लस इसकी वजह से हुआ है ना, यहाँ का निगेटिव आपने इसमें लिया है, ठीक। तो सिंपल इसको स्टेप वाइज ध्यान रखेंगे, ये 4 स्टेप में हर बार अगर पीओएच निकालना है, पीएच निकालना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, यही काम करते रहना है। अब देखो हम लोग आगे क्या करेंगे, पॉलीप्रोटिक लेंगे या जो भी चीज लेंगे, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए लिया, बिल्कुल सेम चीज यहाँ भी है ना। एक एक्स्ट्रा स्टेप आता है पीएच निकालने के लिए, 14 में से माइनस कर दो पीओएच, राइट, दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट, ठीक है, ऑलराइट। और ये कुछ नया नहीं है, हम लोगों ने पहले भी किया है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में भी किया है, ठीक है, तो वही चीज बस हम लोग यूज करेंगे, ठीक। तो अभी आगे का जितना भी क्वेश्चन होगा, जो भी चीजें होंगी, मेनली स्ट्रॉन्ग एसिड से रिलेटेड होगा, लेकिन अगर उसकी जगह बेस आ जाएगा तो एक जगह के भी हो जाएगा, बाकी सारा चीज बिल्कुल एक जैसा, ठीक है। तो हर जगह दोनों को ना लेके हम लोग समझते हुए क्वेश्चन भले दोनों टाइप का कर लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन अब मेनली हम लोग 1-2 एक्सरसाइज हम लोग यहाँ से मतलब समझने के लिए करेंगे, उसके बाद जो पीडीएफ है वहां से आपको सारा का सारा अटेम्प्ट करना है। अभी तक किसी में कोई अब, हाँ अब वहां से वीक एसिड वीक बेस तक का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा इसमें फिर कुछ कुछ चीजें आती है। अब इसमें देखो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया है कि उसमें कैसे कैसे पीएच का कौन कौन सा पार्ट है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का अलग कैलकुलेशन, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का कैलकुलेशन, फिर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कैलकुलेशन। इसके बाद एक और जो आता है वो आता है जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो और अब उसका मोलैरिटी कंपेरेबल हो जाए या लेस हो जाए 10⁻⁷ से, है ना, या फिर जो भी हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे 90 डिग्री पर हमारा डेटा पता है, आज की क्लास में हम लोगों ने देखा 10⁻⁶ होता है, राइट, ठीक। हाँ तो उस पर भी ऐसा किया जा सकता है ना, ये एक लाइन दे दिया जाए, अब इसके बाद बोले कि भाई अब मुझे बताओ कि भाई फाइनल पीएच क्या है, तो वहाँ पे 6 को एक्सीड नहीं करेगा, है ना, 6 के ही लगभग रहेगा, ऑलराइट, ओके, ठीक है। इसी तरह वीक एसिड वीक बेस में क्या क्या चीजें रहती है, देखो वीक एसिड में हमारे सिलेबस में जो है, एक तो सीधा सीधा कैलकुलेशन वीक एसिड का वीक बेस का उसके पीएच का कैलकुलेशन, ठीक। दूसरा अगर पॉलीप्रोटिक हो, पॉलीप्रोटिक का क्या मतलब, जैसे अब हम लोग ना अभी HA तो हाइपोथेटिकल एसिड है, BOH हाइपोथेटिकल बेस है ना। अब एक प्रॉपर एग्जाम्पल में अगर आते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल में, तो CH3COOH वीक एसिड है, विनेगर बहुत जगह यूज होता है इसका, ठीक है। तो इस एसिड को जब भी हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे ना, तो एक्वस है ना, प्लस H2O कर दो या एक्वस पानी में डाल दो, ठीक है। तो वीक एसिड है तो क्या होना है, CH3COO माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस। अभी मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि चीजें हमारी थोड़ी क्लियर रहे, ठीक है, इसके लिए एक्वस को मैं नहीं लिख रही, लेकिन ऐसा ही तो होगा ये, राइट, ठीक है। और वीक एसिड है ये, ठीक। तो मोनोप्रोटिक कहेंगे इसको, मोनोप्रोटिक, एक मॉलिक्यूल से एक ही H प्लस आ रहा है। डाइप्रोटिक, हाँ बात समझ गए, ठीक है। तो अब इसके जगह लेट अस सपोज H2C2O4 हो गया, H2S हो गया, तो इन सब में अब क्या होता है ना, जैसे ये 2 पार्ट होता है ना, तो ये एक्चुअली देखो कैसे कैसे आता है। जैसे आपने H2S का एग्जांपल लिया था, तो पहले H2S को हम लोग देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, कॉन्जुगेट एसिड बेस, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस मतलब एक एक बार में H प्लस निकालना है, तो एक बार में तो यही रहेगा, ठीक है। फिर दूसरी बार क्या होगा, ये HS माइनस अब जाके फिर से यस H प्लस और H2 माइनस, ठीक है। और हम लोग फाइनली क्या करते हैं ना, इसको जब भी ऐड करोगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा ना, HS माइनस तो कैंसिल हो जाना है, बात समझ आई। अब देखो इंटरेस्टिंगली यही वो पार्ट है जहां पर केमिकल, हाँ केमिकल इक्विलिब्रियम का ये पार्ट यूज होता है, बात समझे। यहाँ पे ये रिलीज हो रहा है, यहाँ ये यूज भी हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कोई रिलीज हो रहा है प्रोडक्ट और वो यूज भी हो रहा है, तो वो तो जल्दी जल्दी रिलीज हो जाएगा ना, तो फर्स्ट वाला स्टेप काफी जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही बन रहा है ये आगे फिर से टूट रहा है। तो इट्स लाइक इस इक्विलिब्रियम के लिए ये खत्म हो रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ये खत्म हो रहा है ये भी बन रहा है, प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, तो ये वापस भी जाएगा, ठीक है। इसी के लिए कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है।
H प्लस बढ़ रहा है, H प्लस फिर से H प्लस बढ़ाने के लिए। देखो हम लोगों ने एक और अलग से भी पढ़ा था, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया, राइट। एक ही सिस्टम में अगर मल्टीपल इक्विलिब्रियम चल रहे हों तो उसमें अब एक दूसरे को कैसे इफेक्ट करता है। तो इफेक्ट वो तभी कर पाता है जब उसका कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट रहे एक दूसरे में, तभी वो कर पाएगा। तो अब देखो यहाँ पर तो कॉमन हो ही जाना है ना, बात समझे। तो यहाँ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया का कंसेप्ट यूज होता है, जो कि आपको पता है ओवरऑल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ का जो भी कंसंट्रेशन है वो लिख लो, इसका भी अलग से लिख लो, फाइनली इस दोनों को सेम कर लो, दोनों प्रोडक्ट साइड है ऐड कर लो, ठीक है, बात समझ आई, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग लेकिन डिस्कस करेंगे, ठीक, तो वहाँ पे हम लोग उस चीज़ को लेके आ जाएंगे। लेकिन देखो कंसेप्ट नया नहीं है, मैं बस ये बता रही हूँ, ऑलराइट। सेम तरीके से बेस के लिए एक तो अभी पार्ट हमने कर लिया, दूसरा पॉलीप्रोटिक अगर बेस हो जाए तो बिल्कुल सेम तरीके से होगा कि एक जगह के भी रहेगा, बाकी सारा चीज़ एक जैसा, वहाँ H प्लस की जगह OH माइनस होगा। pH निकालना है तो पहले सब OH माइनस के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो, 14 में से माइनस कर लो और pH निकाल लो, ठीक है। टेम्परेचर कुछ गिवन है तो देख लो कि भाई वहाँ के हिसाब से उसका स्केल क्या है, उसमें माइनस करना, फिर बात समझे, ठीक है। तो इस टाइप का चीज़ ना कई बार जैसे कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन में ही यूज़ होता है, जनरली एडवांस के क्वेश्चन में यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन आइडिया होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा बस पता रहता है ना बेटा, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना मन में कन्फ्यूजन हो जाता है कि पता नहीं यहाँ पे वही चीज़ तो नहीं है। अब हम लोग ज़बरदस्ती वो चीज़ अगर लगाने लगें कहीं पर तो कैसे होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 18 में इसका कुछ यूज़ ही नहीं था ना, 10 पावर -6 -7 कुछ यूज़ नहीं था, बस हमें ये पता करना था कि भाई वो अभी भी नेग्लेक्ट होगा, बस इतना, ठीक है। तो वो बच्चा कोई पढ़े कोई ना पढ़े फिर भी उसका आंसर आ जाएगा, राइट, ठीक है। अब देखो पिछले 1-2 क्लास में आपका हो रहा था ना ऐसा, कुछ कुछ गलत हो जा रहा था लेकिन करेक्ट आंसर आ रहा था, हो रहा था ना, राइट। तो वो सिंपल सिंपल चीज़ें थी उसमें कि भाई 10 पावर -3 ऊपर भी है नीचे भी है, मिलीग्राम है मिलीलीटर है, हमने ध्यान भी नहीं दिया, वो आपस में कैंसिल हो गया, राइट, ठीक है। तो अब उसमें देखो ध्यान क्या देखना होता है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हो ना, तो मोलर मास हमारा ग्राम पर मोल यूनिट हम लोग मान के चलते हैं। हम लोग को जो 35.5 क्लोरीन का वैल्यू याद होता है वो ग्राम पर मोल है, ठीक है। तो जब भी मास लेना चाहिए ना वो ग्राम के ही यूनिट में लेना चाहिए, भले ही वो मिलीग्राम मेगाग्राम मतलब कुछ भी दे दे, जो भी यूनिट में वो दे दे, हम लोग को उसको ग्राम में कन्वर्ट करके उसके बाद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा भाई आप क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करो, यूनिट का थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। और यूनिट का ध्यान रखना फिजिक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो वही चीज़ फिजिकल केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है। अगर सिंपल आप यूनिट का ध्यान रखते हो ना, आपको बहुत सारी दिक्कतें आती ही नहीं हैं, ठीक है। और अभी तक वैसे जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो कैसा फील आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं ना, ठीक है। यही चीज़ तो हमें चाहिए ना। ओवरऑल आपको क्या चाहिए, फाइनली गोल क्या है कि भाई क्वेश्चन जो है हाँ उसका सही आंसर चूज करना, राइट, दैट इज़ द मेन गोल, राइट, ठीक है। चीज़ों को पढ़ के अगर हम लोग क्वेश्चन सही सही सॉल्व कर ले रहे हैं, लगा ले रहे हैं, इसका मतलब हमारा काम सही सही चल रहा है, ठीक है। एक और चीज़ अब लेकिन इंक्लूड नहीं करोगे तो लेट हो जाएगा, वो क्या है, वो ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोट प्रिपेयर करते रहो, अगर दिक्कत आए तो फिर उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे, ठीक है, ऑलराइट। क्योंकि उसमें अब अगर टाइम थोड़ा भी और आपने दे दिया ना तो सितंबर में एक फर्स्ट वाला एग्ज़ाम होने लगेगा आपका, तो सितंबर से 12th का है ना आपका ही, 12th में आपका ही है ना, राइट, ठीक है। तो अभी तक हमारे दिमाग में नहीं रहता, लेकिन पता है जैसे 2 महीना, अरे नहीं नहीं, पता है क्या होता है, नॉर्मली हम लोग ऐसे ही आराम से बैठे रहते हैं, कोई बात नहीं, एग्जाम एग्जाम एग्जाम, लेकिन जब एग्जाम नज़दीक आता है ना, 2 महीने 2.5 महीने जब बचे रहेंगे ना, फिर ऐसे दिल धक धक करता रहता है कि अब सब छोड़ो, पहले इसके पीछे भागो, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब उसका एक ही उपाय है कि आप पहले से ही अपने टाइम को मैनेज करके चलो, ठीक है, ऑलराइट। और देखो 12th में क्या होता है कि कुछ पार्ट है इसमें इनऑर्गेनिक में, लेकिन मोस्टली वहाँ से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, ऑलराइट। और इंटरेस्टिंगली एडवांस से कुछ भी पार्ट रिमूव नहीं हुआ है। तो एडवांस में वो पूछता कैसे है, मैं कई बार इस चीज़ को यूज़ मतलब बताती हूँ जानबूझ के, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे बोर्ड से अगर अभी हट गया है, मेन से हट गया है ना, तो क्या होता है कि बच्चे ध्यान नहीं देते उतना, ठीक है चलो पहले बोर्ड हो जाएगा ना उसके बाद देखेंगे, मेन तो एकदम बढ़िया से निकालना है, एक कॉलेज तो बढ़िया सिक्योर कर ही ले, उसके बाद फिर देखा जाएगा आगे, है कि नहीं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन नहीं क्या चलेगा। लेकिन अभी इंटरेस्टिंगली क्या कर रहा है ना, वो इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस को खासकर, ठीक है, वो मोल कंसेप्ट से यूज़ करके उसके बाद इधर रिसेंट में ये ट्रेंड ज़्यादा देखा है, सिंपल सा क्वेश्चन मोल कंसेप्ट का बनाएंगे, लेकिन अगर आपको इनऑर्गेनिक का वो चीज़ पता नहीं है तो आपको क्वेश्चन देखने में बहुत ही टिपिकल लगेगा। लेकिन मोल के हिसाब से अगर मोल की अंडरस्टैंडिंग है तो आपको साफ समझ में आ जाएगा, अगर कहीं से मुझे ये रिएक्शन का आइडिया लग जाए ना तो मैं तो तुरंत बता दूँ इसका आंसर क्या है, ठीक है। लेकिन उस चीज़ का आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते ना उस चीज़ का। पी ब्लॉक और एस ब्लॉक में जो जो रिएक्शन है वो सबको याद रखना। बिल्कुल। अब याद रखने का काम ना 1 दिन 2 दिन में या फिर 1 महीने में नहीं कर सकते हो, क्योंकि पता है
जैसे जैसे आप 12th में आप आओगे तो एक तो सितंबर से पहले के जो 2 मंथ पहले का मान के चलो कि आपको थोड़ा सा अपने आप में ही एक वो प्रेशर सा फील होने लगता है कि भाई अभी इसमें मुझे थोड़ा अच्छा करना है, बात समझे, ठीक है। तो थोड़ा वहाँ स्लगिश होना ही होना है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छी चीज़ एक ये है कि 11th अगर आपका निकल चुका है, मार्च तक में अगर आपका 11th वाला पूरा पार्ट अच्छे से होके हम लोग अगर 12th में चले गए, 11th वाला ना, ठीक है। 12th का जो पार्ट होता है वो आपका 11th से थोड़ा आसान होता है। केमिस्ट्री में ऐसा है, इनफैक्ट फिजिक्स में भी ऐसा ही है, इसमें भी आसान हाँ सब में ही ऐसा होता है, चाहे आपका मैथ्स हो जिसमें भी हो। 9th में भी ऐसा होता है, 9th का सिलेबस थोड़ा वास्ट रहता है, हाँ मैथ्स में थोड़ा रिलेट होने लगता है एक्चुअली उसमें, तो फिर वो पार्ट रह जाता है, ठीक है। लेकिन चीज़ें ऐसी ही होती है, केमिस्ट्री भी ऐसा ही है, ठीक है। केमिस्ट्री में मेन चीज़ इधर हो गया, ऑर्गेनिक का अगर बेसिक इसमें तो ज़्यादा टफ होना चाहिए थी, लेकिन मैं कैसे नहीं वो देखो बोर्ड का अपना एक प्रेशर होता है, कभी भी एजुकेशन सिस्टम ये नहीं चाहता कि वो आपको प्रेशराइज करे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना बेटा आपको ये साफ दिखने लगेगा। कुछ चीज़ें ना हम लोग जब मतलब पेरेंट के मतलब जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, क्या बोलते हैं, गोल्डन पीरियड चल रहा है हमारा सबका, राइट, कहते हैं ना, नहीं है ना। बच्चों को हमेशा लगता है यार कभी भी टेस्ट दे देते हैं, सरप्राइज टेस्ट, यूनिट टेस्ट, कोई टीचर अगर खरूज मिल गए तो फिर तो यार मतलब समझो कि मतलब क्या ही है इस क्लास में, कैसे बैठूं, ऐसा परेशानी फील होता है, राइट। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ना, जैसे कि अभी तो आप मतलब पेरेंट के छत्र छाया में जब आप रह रहे होते हो ना, बहुत चीज़ों से बचे हुए रहते हो आप लोगों को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता ही नहीं रहता कि भाई ये चीज़ कैसे होगा, यू डोंट थिंक अबाउट इट, क्योंकि दैट इज़ द वे बच्चों को वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि तभी वो जो भी चीज़ें हैं अपने हिसाब से वो कर पाएंगे, राइट। लेकिन इसके बाद जब आप मतलब कॉलेज में जाते हो, फिर चीज़ों को देखते हो लाइफ में, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हो ना, आपको एजुकेशन का इंपॉर्टेंस समझ में आने लगेगा, ठीक है। कुछ लोग मतलब आप देखने लगोगे अपने हिसाब से, एक होता है ना अपनी नज़रों से आप दुनिया को जब देखने लगोगे, नॉट ओनली आईज, अपनी नज़रों से जब आप दुनिया को देखने लगोगे ना, तो चीज़ों को रिलेट कर पाओगे, बात समझे। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मतलब जैसे कई बार आगे जाके चीज़ों को देखोगे, रिलेट करोगे ना, तो बहुत सारे लोगों के मुंह से ये निकलेगा कि भाई अगर ये कर लिया होता तो ऐसा होता। बट बहुत सारी चीज़ें होती है कि भाई अपने ज़िंदगी में अपने रास्ते को आप सेलेक्ट कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो जब जब वो पॉइंट आए ना, उस समय ज़रूर उस जगह पर रहना चाहिए कि ठीक है, आई एम सेलेक्टिंग वॉट एवर यू आर चूजिंग, इट शुड बी योर चॉइस, बात समझे, ठीक है। तो अभी वही पॉइंट होता है कि जब आपको काम करना होता है ना, आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, लेकिन गोल ओरिएंटेड थोड़ा अब हो जाना है, ठीक है। सब कुछ आपका सही चल रहा है, लेकिन एक होता है ना, कोई वाइवा नहीं लेगा आपसे, आप कितना जान रहे हो ना ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, आपको बस करेक्ट आंसर टिक करना है, तो वहाँ तक पहुँचना इज द मेन टास्क, ठीक है। और अगर इसकी बात करो तो क्योंकि पार्ट में हो गया तो सिलेबस थोड़ा आसान रहता है, और सिलेबस पहले ही खत्म हो जाता है, जब भी जैसे बोर्ड अगर सितंबर में ना, वो पहले से खत्म हो जाएगा। लेकिन स्कूल वालों का भी कुछ ना कुछ उस समय फिर आने लगेगा, 2 पार्ट में अब शायद वो प्रैक्टिकल लिखवाएंगे, कुछ ऐसा ये सब है क्या। हाँ नहीं वो सब मैनेज। अच्छा चलो, ये फिर एक अच्छी बात है, नहीं तो वहाँ पर भी थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो इन हाँ तो इस सब चीज़ को थोड़ा मतलब पहले से ही टाइम का कैलकुलेशन करते हुए रखना है। अभी देखो हमारा केमिस्ट्री का एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, वो है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। बाकी सब कंप्लीट हो गया। हाँ आइनिक जब खत्म हो जाएगा तो बाकी सब हो गया है, और एक पार्ट है वो है इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक का, हाँ इनऑर्गेनिक का सबसे अच्छा चीज़ क्या होता है, इसीलिए आज मैं थोड़ा इस पर, नहीं केवल पढ़ते नहीं रहना है, उसका नोट्स बनाते रहना है, बात समझे। पढ़ते रहोगे चीज़ें, बट इट शुड बी योर हैंड रिटन नोट्स, उसका फ़ायदा है, ठीक है। कई बार लगेगा कि वही चीज़ मैं क्या लिखूँ, लिखो बस लिखो, अभी 2 महीने जैसे लिखोगे ना, आपको समझ में आने लगेगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। मतलब सिंपल सा चीज़ है, क्वेश्चन करने में भी यही होता है, स्टार्टिंग में लगेगा अरे बहुत स्लो क्लास चल रहा है, बट दैट स्लो क्लास इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि एक बार जैसे क्वेश्चन आने लगा ना, इसके बाद 10 क्वेश्चन आप एक साथ में कर लोगे, है ना। 20 क्वेश्चन आप एक साथ में अपने आप कर ले रहे हो, 2 क्वेश्चन डाउट है, वेरी नाइस, वो भी थोड़ा सा हेल्प मिला, खुद से ही आपने दोनों क्वेश्चन का आंसर निकाला, है ना, बात समझ आई। तो दैट इज़ द थिंग, यही काम करते रहना है, ठीक है। इनऑर्गेनिक पढ़ने का वही तरीका है, लिखो और उसके बाद 10 मिनट अ डे ही मतलब सही, लेकिन उसको पढ़ते रहो, ठीक है। उसको भूलना याद करना ये काम करना ही नहीं है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर कई बार स्टार्टिंग में होता है, बच्चे भूलने लगते हैं, तो मैं बहुत बार एटॉमिक स्ट्रक्चर बच्चों को याद दिलाती हूँ, ठीक है। अच्छा अभी हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अभी बचा हुआ है, वो है केमिकल बॉन्डिंग। लेकिन ऑर्गेनिक होते होते केमिकल बॉन्डिंग हमारा डिस्कस हुआ है क्या, अभी नहीं हुआ है, हाँ वो बीच बीच में आते गया है, और अभी ऑर्गेनिक में जो रिक्वायर्ड होगा वहाँ पर वो करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद लेकिन हम लोग फिर केमिकल बॉन्डिंग लेंगे, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ऑलराइट। चलो तो अभी आप क्या कर लेना ना, आप
पहले अभी जो वीक एसिड वीक बेस का क्वेश्चन है उसको कर लेना, हाँ उसको कर लेना। पॉलीप्रोटिक वाला जब ट्राई केस आएगा एक बार ट्राई करना, नहीं होगा फिर हम लोग उसमें, हाँ हाँ ठीक है, समझ रहे हो ना, ये पार्ट समझ गए हो, ठीक है। यहीं से रिलेट होता है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया का केस है वो। आई थिंक वहाँ पे शायद आपको थोड़ा मतलब हेल्प की ज़रूरत होगी, लेकिन उस पार्ट को फिर डिस्कस करते हुए हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ही है यहाँ अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। इसी में अगर, अच्छा एक बात बताओ, इसी में अगर मैंने क्या किया ना, थोड़ा सा HCl ऐड कर दिया, अब क्या होगा? एक हो जाएगा HCl, तो फिर HCl प्लस HCl ऐड। अच्छा थोड़ा क्वेश्चन में अगर आपको क्लैरिटी हो तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि भाई क्वेश्चन पूछेगा कि पीएच बताओ। पहले ये वीक एसिड था, अब हमने 10⁻⁻1 मोलर 0.1 मोलर HCl ऐड कर दिया, ठीक है। तो पीएच अगर बताना है तो ओवरऑल क्या हमें देखना है, हाँ तो H प्लस टोटल निकालना है। तो H प्लस यहाँ से क्या आता है C अल्फा, और यहाँ से क्या आया है जितना जो भी मोलारिटी है, लेट अस सपोज 10⁻⁻1 मोलर है तो यही लिख लेंगे, है कि नहीं, ठीक है। अब मान लो ये दोनों अगर मिलके लेट अस सपोज 10⁻⁻4 हो जा रहा है तो 0.1 के रिस्पेक्ट में बहुत कम है ना, बात समझे, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को आगे रिलेट कर लेंगे। मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड कभी भी डाल दिया है, ऐसे वीक बेस है उसमें स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया है, तो ओवरऑल बस यही काम करना है, इससे नया चीज़ अब कुछ नहीं आना। ऑलराइट, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ तक रखते हैं, और इसके बाद देखो ये समझ में आ रहा ना, पूरा ही कैलकुलेशन ही है, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं नया नया चीज़, लेकिन सब ड्यूरिंग अ कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना। पूरा कैलकुलेटिव चैप्टर है ये, थ्योरी भी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मेनली उसका एप्लीकेशन है। केमिकल इक्विलिब्रियम का मेन एप्लीकेशन तो यही होता है। ऑलराइट, ठीक है। तो क्वेश्चन करना, उसके बाद फिर आज अगर कर लो बहुत अच्छी बात है, फिर कल हम लोग तो भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लेना, उतना ही बढ़िया रहेगा ये, ठीक है। ऑलराइट।